नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। बच्चों कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपकी केमिस्ट्री टीचर स्वागत करती हूं आपका आज के हमारे लेक्चर में। यानी कि आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे बच्चों अभिक्रिया की आणविकता के बारे में। यानी कि जो हमारा चैप्टर चल रहा है क्या, रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स, उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस। यानी कि अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है उसके बारे में आज हम जानेंगे, ठीक है। और आज ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। इसके साथ ही आज हमारा ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर की, यानी रासायनिक बल गतिकी के लास्ट लेक्चर की, जिसका नाम है अभिक्रिया की आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस। ओके, तो शुरू करें। चलिए बच्चों, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा हमारे जाएंगे बैक मेमोरी में। यानी कि इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा जाएंगे हमारे पीछे के थोड़े से लेक्चर्स में। जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सबसे इंपॉर्टेंट हमने जो पढ़ा इस चैप्टर में वो था अभिक्रिया की कोटि। क्या पढ़ा था? अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। तो हमने देखा था क्या कि अभिक्रिया की कोटि जो है वो हमने ज्ञात की थी अलग अलग तरीके से, ठीक है। यानी कि एक तो हम बात करते हैं, ये कोई रिएक्शन है, मान लीजिए A प्लस B और क्या बनता है हमारा C उत्पाद, ठीक है। इस अभिक्रिया के लिए हमने अगर वेग व्यंजक यानी कि ROR बराबर क्या लिखा था, K A की पावर X और B की पावर Y, ठीक है। यानी कि हमने कहा था X प्लस Y बराबर N होता है और ये हमारा क्या है, अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। अब आज हम क्या देखने वाले हैं। अब आप कहोगे मैम हम पढ़ तो आणविकता रहे हैं और आप समझा कोटि के बारे में रहे हैं। देखिए, क्योंकि ये इससे थोड़ी सी रिलेटेड है, ठीक है। कैसे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा इसको। देखो, जब हम बात करते हैं अभिक्रिया की आणविकता की, ठीक है, इसमें देखो बच्चों जो अभिक्रियाएं होती हैं वो अभिक्रियाएं दो प्रकार से होती हैं। कैसे? नंबर वन प्राथमिक अभिक्रिया, प्राथमिक अभिक्रिया है ना, प्राथमिक अभिक्रिया। अब प्राथमिक अभिक्रिया या इसको कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन या प्राथमिक अभिक्रिया या एलिमेंट्री रिएक्शन। कौन सी अभिक्रिया होती है? वह अभिक्रिया जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है, यानी कि एक ही पद में संपूर्ण तरह से अभिक्रिया जो हो जाती है उसे कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन या प्राथमिक अभिक्रिया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एक ही पद में पूर्ण हो जाती है। यानी कि एक पद में पूर्ण होने का मतलब क्या है? सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है। कैसी रिएक्शन है? सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है। अब अगर हम बात करें दूसरी अभिक्रिया, वो होती है जटिल अभिक्रिया। कैसी होती है? जटिल। बताओ जटिल अभिक्रिया कैसी होगी, सोचो थोड़ा सा। हाँ, आपके दिमाग में यही बात आ रही होगी मैम, सीधी सी बात है, जो अभिक्रिया एक से ज्यादा स्टेप्स में होती हैं, दिस इज नॉन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और जटिल अभिक्रिया, ठीक है। तो वो अभिक्रियाएं जो कि एक से अधिक पदों में होती हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स अभिक्रिया या जटिल अभिक्रिया, ठीक है। हम इसको कहते हैं एक से अधिक पदों में पूर्ण होती है, यानी कि कंप्लीट होती है, ठीक है। तो
इस तरह से दो तरह की अभिक्रियाएं होती हैं। एक अभिक्रिया ऐसी जो कि एक ही पदों में कंप्लीट हो जाती है, और दूसरी अभिक्रिया इस तरह की जटिल अभिक्रिया जो एक से ज्यादा पदों में कंप्लीट होती है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाले प्राथमिक, अगर हम इसकी अभिक्रिया की बात करें तो इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्राथमिक का एग्जांपल, फर्स्ट का एग्जांपल जैसे कि H2 प्लस Cl2 और क्या बन गया 2HCl। ये हमारी कौन सी है, ये है प्राथमिक अभिक्रिया। जटिल की अगर हम बात करें, दूसरी तरफ अगर हम लेते हैं जटिल का उदाहरण लिया हमने CH3C Cl CH3 CH3 रिएक्शन विद एक्वस KOH। ठीक है, अब देखो इस अभिक्रिया में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, इस तरह से CH3C CH3 OH एंड देन CH3। अब दिखने में तो लगता है कि यह अभिक्रिया भी तो एक ही पद में हो रही है। नहीं, यह अभिक्रिया 2 स्टेप्स में होती है। कितनी स्टेप्स में होती है, 2 स्टेप्स में, और ये अभिक्रिया होती है 1 स्टेप में। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो अभिक्रियाएं होती हैं, जो रिएक्शंस होती हैं, वही तो हम पढ़ रहे हैं ना। अब तक हम कहानी सारी क्या पढ़ रहे हैं, अभिक्रियाओं के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं, रिएक्शंस के बारे में ही तो जान रहे हैं। हमने उसमें अभिक्रिया की कोटि किसके लिए निकाला, रिएक्शंस के लिए निकाला, उनका वेग निकाला, यानी अभिक्रिया कितनी गति से हो रही है, नहीं हो रही है, वेग व्यंजक क्या है, अभिक्रिया की कोटि क्या है, ये सब हमने देखा। तो सारी बातें हम रिएक्शंस की तो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब रिएक्शंस कितनी तरह की होती हैं, 2 तरह की होती हैं। एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन या प्राथमिक अभिक्रिया या एलिमेंट्री रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो यह अभिक्रियाएं एक ही स्टेप्स में कंप्लीट होती है। एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया। ठीक है, नेक्स्ट जटिल अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जो एक से अधिक 2 पदों में पूर्ण होती हैं, या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो इस तरह की अभिक्रिया होती हैं जटिल अभिक्रियाएं। अब देखो जटिल अभिक्रियाओं को मैंने ये आपको एग्जांपल दिया, दिखने में तो लग रहा है कि ये एक ही स्टेप में हो रही है, लेकिन नहीं, इसमें 2 स्टेप होते हैं। कैसे, इसमें बनता है कार्बोकेटायन यानी कार्बोधनायन। ये Cl माइनस यहाँ से जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्या बन जाएगा, कार्बोधनायन कार्बोकेटायन। ये कार्बोकेटायन फर्स्ट स्टेप में तो रिलीज करेगा, कार्बोधनायन बनाएगा, और सेकंड स्टेप में यहाँ से OH इससे आकर के इस पर अटैक करेगा और इससे जुड़ेगा। तो इस तरह से यह अभिक्रिया 2 स्टेप्स में होती है। अब हमने ये क्यों पढ़ा कि भाई 2 स्टेप में अभिक्रिया 1 स्टेप में, इसका क्या मीनिंग है, आणविकता से क्या संबंध है इसका, वो देखिए। आणविकता से संबंध ये है बच्चों, जब हम आणविकता पढ़ेंगे तो आणविकता सिर्फ और सिर्फ परिभाषित की गई है प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए, यानी कि जो अभिक्रियाएं सिंगल स्टेप्स में होती हैं, एक ही स्टेप्स में होती हैं, उन अभिक्रियाओं के लिए हम क्या पढ़ेंगे, आणविकता। यानी कि अभिक्रिया की जब आणविकता की बात आती है तो आणविकता को परिभाषित किया गया है या डिस्कस किया गया है सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए, यानी कि जो अभिक्रियाएं एक से ज्यादा स्टेप्स में होती हैं, यानी कि जो जटिल अभिक्रियाएं हैं, उन अभिक्रियाओं के लिए हम मॉलिक्यूलरिटी नहीं पढ़ते। हम मॉलिक्यूलरिटी यानी आणविकता किसके लिए पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टेप रिएक्शंस के लिए। समझ में आ गई? तो ये बात हुई हमारे आणविकता की, हम किसके लिए आणविकता को पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात आती है इसकी डेफिनेशन की, यानी कि हम इतनी देर से पढ़े जा रहे हैं, समझे जा रहे हैं कि मैम ने बताया ये अभिक्रिया की कोटि है, ये 2 तरह की रिएक्शन है। आणविकता को पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की या इसकी परिभाषा की, कि एक्चुअल में जो आणविकता है उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसको आज हम जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, चलिए जब हम बात करते हैं परिभाषा की, तो देखिए किसी प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली स्पीशीज कौन कौन से हो सकते हैं, कौन भाग लेता है, तो परमाणु या अणु या फिर आयन, यही तो भाग लेते हैं अभिक्रिया में भाग लेता कौन है, या तो परमाणु लेगा या अणु लेगा या आयन लेंगे। तो ये है जो भाग ले रहे हैं और करके संघट्य करके अभिक्रिया करती हैं। साथ संघट्य, देखो संघट्य क्या मतलब क्या होता है बच्चों, संघट्य एक इंपॉर्टेंट हमारा
टॉपिक है जो मैं बताऊंगी, आपको समझाऊंगी, लेकिन आप इसको यहाँ पे इतना समझ लिए, संघट्टे का मतलब होता है टक्कर करना। क्या करना? टक्कर करना। यानी कि कोई भी अभिक्रिया से जब उत्पाद बनता है तो कैसे बनता है भैया? वो बनता है आपस में टक्कर करके। यानी जो अणु है या जो आयन है या जो परमाणु है, ये क्या करते हैं? आपस में टक्कर करते हैं, और टक्कर करने के बाद में क्या बनता है? प्रोडक्ट या उत्पाद बनता है, जिसको हम संघट्टे सिद्धांत से पढ़ेंगे और आज ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो हमने क्या देखा? प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया में, यानी सिंगल स्टेप रिएक्शन में, कौन सी स्टेप रिएक्शन? सिंगल स्टेप में जो अभिक्रियाएं होती हैं उसमें जो भी भाग ले रहा है, चाहे वो परमाणु है, चाहे वो अणु है, चाहे वो आयन है, वो एक साथ टक्कर करेंगे और उससे क्या होगी? अभिक्रिया करते हैं। तो वो जो परमाणु, अणु, आयन भाग लेंगे, उनकी जो संख्या है वही उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। आई बात समझ में? यानी कि आणविकता का मतलब क्या हुआ कि कितने, जैसे मान लीजिए अभिक्रिया है, ये है अभिक्रिया A, सिर्फ एक, ठीक है, इससे प्रोडक्ट बन गया B, तो एक ही अणु या परमाणु जो भी है वो सिंगल है, 1 है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया एकाणुक। क्या होगी? एकाणुक अभिक्रिया। ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए 2 अणु भाग लेते हैं, यानी कि A प्लस B और बनता है C, तो यहाँ पे 2 ले रहे हैं, तो ये क्या होगी? ये हो गई द्विअणुक। क्या हो जाएगी? द्विअणुक अभिक्रिया। ठीक है, और 3 भाग लेते हैं, 3 भाग कैसे? मान लीजिए 2A प्लस B, 3 हो गए, 2 + 1 3, प्रोडक्ट बन गया C, तो ये क्या हो गई? त्रिअणुक अभिक्रिया। इसका मतलब क्या हुआ? ये सब क्या है? एकाणुक, द्विअणुक, त्रिअणुक क्या है? ये है इन अभिक्रियाओं की आणविकता। यानी कि किसी अभिक्रिया में, कौन सी अभिक्रिया? जो सिंगल स्टेप में हो रही है, जो प्राथमिक है, जो सिंगल स्टेप्स रिएक्शंस हैं, जो प्राथमिक अभिक्रियाएं हैं, उन अभिक्रियाओं में जितने भी अणु, परमाणु या आयन भाग लेते हैं, वही क्या कहलाती है? आणविकता। जैसे यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल A था, तो इसकी आणविकता क्या है? एकाणुक। ठीक है, यहाँ पे 2 है A प्लस B, तो क्या हो गया? द्विअणुक। जब यहाँ पे 2 और A कितने हैं? 3, तो ये क्या हो गया? त्रिअणुक अभिक्रिया। ठीक है, तो इस तरह से जितने हम कह सकते हैं, जितने अणु या आयन भाग लेंगे, जिनसे टक्कर होगी और प्रोडक्ट बनेगा, वो क्या कहलाएंगी? उनकी मॉलिक्यूलरिटी या आणविकता कहलाती है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं इनके एक एक करके एग्जाम्पल। एकाणुक, द्विअणुक, त्रिअणुक, इन तीनों के हम एक एक करके एक एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आणविकता क्या होती है। ठीक है, चलिए इनके उदाहरण देने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ। क्या? ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कोई अभिक्रिया होती है, जैसे कि A प्लस B। ठीक है, यहाँ हमारा बन रहा है प्रोडक्ट C, उत्पाद C। तो इस अभिक्रिया की आणविकता क्या है? अगर हम इसकी कहें आणविकता क्या होगी यहाँ पर? बताइए मुझे। 1 + 1 यानी कि 2, कितनी हुई? 2, है ना? ये कौन सी स्टेप रिएक्शन है? ये है प्राथमिक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? प्राथमिक, क्योंकि हम आणविकता की बात ही करेंगे किसके लिए? प्राथमिक अभिक्रिया के लिए। प्राथमिक अभिक्रिया, ठीक है, क्लियर? अब देखिए यहाँ पे हमने इसकी आणविकता बताई 2। क्यों? क्योंकि एक A एक B, कितने में टोटल कितने अणु भाग ले रहे हैं? 2। आणविकता कितनी हुई? 2। अब इसके लिए कोटि लिखना हो तो पहले हम इसका वेग व्यंजक लिखेंगे। अगर हम इसका वेग व्यंजक लिखें, तो वेग व्यंजक क्या होगा इसका? K A X B Y। ठीक है, और हमें पता है कि X और Y किससे आते हैं? एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट से, यानी कि हम ये X और Y कैसे निकालते हैं? प्रयोग करके। कैसे? प्रयोग से, है ना?
x और y कैसे निकलता है, प्रयोग से या एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। यानी कि x प्लस y बराबर क्या हो गया, n, ठीक है। अब देखो, अब समझने वाली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, समझने वाली इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों कि प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए जो आणविकता होगी वही उसकी अभिक्रिया की कोटि भी होगी, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्राथमिक अभिक्रियाओं में आणविकता कोटि के बराबर होगी, यानी कि ऐसा, लेकिन कोटि किससे आएगी, कोटि एक्सपेरिमेंट से ही आएगी। तो जब हमने देखा कि जब कोटि निकाली गई सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए तो वो किसके बराबर आई, आणविकता के बराबर आई। यानी कि जितनी आणविकता है उतनी ही क्या आई, कोटि आई। कब सिंगल स्टेप रिएक्शंस के लिए, लेकिन कोटि आएगी कैसे, एक्सपेरिमेंट से ही आएगी। कोटि किससे आएगी, एक्सपेरिमेंट से। ये नहीं कि आणविकता 2 दिख रही है तो कोटि 2 लिख दी, नहीं, आणविकता 2 है वो हमने निकाल ली भाई, दो यहाँ पे जो है अणु या एटम्स या आइंस या मॉलिक्यूल्स जो भी हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कितने हैं, 2 हैं, यानी कि 2 हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमें दिख गया 2 आणविकता इसका मतलब कोटि भी 2, लेकिन यहाँ पर ये किससे आती है, एक्सपेरिमेंट से आती है। और ये कितना 99.9% जो है वो करेक्ट है। यानी कि प्राथमिक अभिक्रियाओं में जो आणविकता निकालेंगे वही अभिक्रिया की कोटि है, लेकिन अभिक्रिया की कोटि कैसे आएगी, एक्सपेरिमेंट से आएगी। और 99.9% ये देखा गया कि ज्यादातर केस में जो प्राथमिक अभिक्रियाएं थी उनमें जो आणविकता आ रही थी वो किसके बराबर थी, कोटि, यानी कि जो कोटि आएगी वो उसके बराबर ही आएगी। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं व्यंजक ROR बराबर K A की पावर 1 और B की पावर भी 1। टोटल क्या हो गया, 1 + 1 दैट इज 2, ठीक है, क्लियर। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए आणविकता का जो मान होगा वो कोटि के बराबर होगा, या हम कह सकते हैं जो कोटि आती है वो आणविकता के बराबर ही होती है। ऐसा 99.9 केसेस में ऐसा देखा गया है। कुछ केसेस ऐसे हैं जहां ऐसा नहीं होता, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो बात हो गई यहाँ तक किसकी बच्चों, ये बात हो गई आणविकता क्या होती है ये आपको समझ में आ गया। देखो चीजें क्या ध्यान में रखनी है, आणविकता कहाँ डिस्कस करेंगे, सिंगल स्टेप्स रिएक्शन के लिए। दूसरी बात, आणविकता होती क्या है, जितने नंबर ऑफ एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शंस में वही क्या है, आणविकता है, ठीक है। और प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए ज्यादातर जो आणविकता आती हैं वही उसकी अभिक्रिया की कोटि भी होती है, ठीक है। लेकिन अभिक्रिया की कोटि कैलकुलेट किससे की जाती है, हमेशा एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, क्लियर। तो ये बात हो गई हमारी आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में, हमने यहाँ पे संबंध स्थापित कर दिया, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे इनके कुछ एग्जाम्पल्स की और उसके लिए निकालेंगे हम अभिक्रिया की कोटि भी, ठीक है। चलो तो पहले हम देखते हैं एक अणुक अभिक्रिया, ठीक है। सबसे पहले एक अणुक अभिक्रिया, ठीक है। चलिए एक अणु यानी एक अणु भाग लेगा इसमें, यानी कि H2O2 और क्या बनेगा H2O प्लस हाफ O2। तो ये अभिक्रिया में एक अणु दे रहा है, तो कौन सी है ये, एक अणु। अब इसके लिए वेग व्यंजक लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ROR बराबर K H2O2 1, क्या आएगी 1, ठीक है। क्यों सिंगल स्टेप रिएक्शन है, कोटि क्या आएगी, यहाँ पर 1 आएगी, क्योंकि यहाँ पे आणविकता कितनी है, एक, रिएक्शन कौन सी है, सिंगल स्टेप, ठीक है।
दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं द्विअणुक का। द्विअणुक का क्या एग्जाम्पल हो सकता है बताइए। यहाँ पे हो सकता है 2HI, क्या निकलेगा H2 प्लस I2, यहाँ पर H2 प्लस Cl2 क्या बन गया 2HCl। ठीक है, तो ये क्या है, ये है द्विअणुक अभिक्रिया। अब इसके लिए वेग व्यंजक कैसे लेंगे, ROR बराबर, इसके लिए लिखते हैं अपन OR बराबर KHI एंड देन 2। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट त्रिअणुक का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। त्रिअणुक का एग्जांपल लेते हैं 2NO प्लस O2, क्या बन जाएगा यहाँ पे 2NO2। देखो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल थे, 2 आणविकता, यहाँ पे भी 1 था, तो 1 आणविकता, यहाँ पे 2 और 1, कितने अणु भाग ले रहे हैं 3, तो आणविकता कितनी हुई 3, यानी त्रिअणुक। ठीक है, अब इसके लिए ROR निकाला होगा वेग व्यंजक KNO और O, क्योंकि भी कितनी होगी 2 and then 1। ठीक है, इस तरह से क्लियर। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि जो अभिक्रियाएं सिंगल स्टेप में होती हैं, यानी एक ही स्टेप में हो रही हैं, सिंगल स्टेप्स में हो रही हैं, उन अभिक्रियाओं के लिए, यानी कि जो अभिक्रियाएं हमारी कैसी हो रही है बच्चों, सिंगल स्टेप में हो रही हैं, उन अभिक्रियाओं को मतलब प्राथमिक अभिक्रियाएं। और उन प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए जब हमने अभिक्रिया की कोटि निकाली तो हमने देखा कि जो अभिक्रिया की कोटि वही आ रही है जो कि उसकी आणविकता है। ठीक है, जैसे इस रिएक्शन में आणविकता क्या है 1, एक अणु का अभिक्रिया, तो अभिक्रिया की कोटि भी हमारी कितनी आई 1। अभिक्रिया कोटि कैसे आएगी, एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, तो 99.9% केसेस में ऐसा देखा गया है कि आणविकता जो है वो मतलब किसके बराबर, कोटि, यानी कि जब भी कोटि निकाली गई एक्सपेरिमेंट से तो ये देखा गया कि कोटि वही आ रही है जो कि आणविकता है। ठीक है, किसके लिए है, सिंगल स्टेप रिएक्शन के। क्लियर। चलिए, अब कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर क्यों है वो आणविकता तो हमें कुछ और दिख रही है, लेकिन वहां पर जब कैलकुलेट किया गया तो अभिक्रिया की कोटि कुछ और आई। और ऐसा कहाँ होता है वो देखिए, मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो तो, क्या बच्चों, मैंने आपको समझाया था छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया बताई थी कि नहीं बताई थी, याद आ रहा है कुछ। चलिए, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दिखाया था, कि बताया था CH3C डबल बॉन्ड O C2H5, यहाँ पे रिएक्शन हो गई हमारी वाटर के साथ में, H2O के साथ में, और प्रोडक्ट हमारे पास में क्या बन रहा था CH3COOH प्लस C2H5OH। ठीक है, देखो अगर हम इसकी आणविकता की बात करें, आणविकता कितनी दिख रही है इसकी बताइए, 1 + 1 यानी कि 2। आणविकता कितनी दे रही है 2, यानी कितने आयंस या कितने यहाँ पे अणु भाग लेने हैं 2, एक ये और एक वो, यानी कि 2। अब आणविकता तो इसकी 2 है, लेकिन इसकी कोटि क्या आती है, इसकी कोटि आती है हमारे पास 1। कोटि क्या आती है हमारी 1। तो इस तरह की अभिक्रिया होती है छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया, जो मैं आपको समझा चुकी हूँ। इसमें होता क्या है, देखो हमने क्या किया था, जब H2O को बहुत ज्यादा अमाउंट में ले लिया। H2O कैसा है, एक्सिस में, यानी कि बहुत ज्यादा है, ज्यादा है। कौन ज्यादा है, यहाँ पे हमारे पास में ज्यादा है यहाँ पर H2O, यानी कि H2O को हमने बहुत ज्यादा अमाउंट में ले लिया, इसकी सांद्रता बहुत ज्यादा है, तो अभिक्रिया का वेग किससे प्रभावित होगा, इससे प्रभावित होगा। क्यों, उसका रीजन है, देखो ये तो कम अमाउंट में है हमारे पास में और वो ज्यादा अमाउंट में है। जब हमने अभिक्रिया करवाई तो ये तो पूरा का पूरा बदल गया, है ना, ये तो पूरा का पूरा बदल गया, लेकिन H2O पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में, बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में इसकी सांद्रता है, बहुत कम मात्रा में जितना चाहिए था ले लिया। ठीक है भाई, पूरा समुद्र होता है पानी का,
उसमें से एक लोटा जल ले लो तो उसमें क्या कमी आ जाएगी, नहीं आएगी ना, समझ रहे हो। तो वही चीज यहाँ पर है कि सेम थिंग H2 हम बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो इसको जो यूज हुआ है यहाँ वो बहुत कम मात्रा में यूज हुआ है, तो वहां पर अभिक्रिया का वेग जो है वो इससे प्रभावित नहीं होगा। किससे होगा, इससे होगा, यानी इसकी सांद्रता से अभिक्रिया का वेग प्रभावित होगा, ना कि H2O से। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह की अभिक्रिया को हमने बोला था क्या, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। यानी कि दिखता तो है ऐसा कि यार ये प्रथम कोटि होनी चाहिए कि नहीं, लेकिन जब कैलकुलेट किया जाता है तो हमें मिलता है कोटि इसकी 1। तो देखो आणविकता तो इसमें आ रही थी 2, आणविकता तो आ रही 2 और कोटि आ रही है 1। तो इस तरह की अभिक्रियाएं होती हैं हमारी छद्म प्रथम कोटि अभिक्रियाएं, और इन अभिक्रियाओं के लिए आणविकता अलग है और कोटि अलग है। देखो अब तक तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे भी जो आणविकता है वही कोटि है सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए, लेकिन यहाँ तो हमने कुछ और ही चीज देखी, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि ज्यादातर केसेस में 99% केसेस में तो क्या होगा कि जो हम कोटि कैलकुलेट करेंगे वो आणविकता के बराबर होगी, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर कि ऐसा नहीं होता है, जो कि छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया है, इसमें जो आणविकता आ रही है और कोटि आ रही है वो अलग अलग आ रही है। इस तरह से एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं हम, एक उदाहरण और है इसका, एक उदाहरण और है, वो है शर्करा का प्रतिपन, जो कि आप ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, ये भी इसी का एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक प्रथम कोटि अभिक्रिया का, यानी इसमें भी आणविकता और कोटि जो होगी वो अलग अलग होगी। ठीक है बच्चों, तो डिपेंड्स ऑन कि आप कितनी कंसंट्रेशन ले रहे हो, यानी हमने H2 की कंसंट्रेशन ज्यादा ली है, H2 जो है यहाँ पे ज्यादा है, दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास में जो कोटि है वो 1 है, क्योंकि अभिक्रिया का वेग निर्भर कर रहा है सिर्फ और सिर्फ एस्टर की सांद्रता पर, H2O पर निर्भर नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में है, बहुत थोड़ा सा H2O इसने काम में लिया है, लेकिन ये तो पूरा का पूरा चेंज हो गया और इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में। तो ये बच्चों थी हमारी पूरी कहानी, हमारी पूरी स्टोरी, किसको लेकर के, आणविकता को लेकर के। आज हमारा ये आणविकता का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यानी कि हमने क्या देखा, हमने पढ़ा मॉलिक्यूलरिटी को, आणविकता को, हमने देखा दो तरह की अभिक्रियाएं होती हैं, प्राथमिक और जटिल। जब प्राथमिक अभिक्रियाएं जो सिंगल स्टेप में होती हैं उन्हीं के लिए हम आणविकता को डिस्कस करते हैं, और आणविकता का मीनिंग क्या हुआ, जितने नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स जो पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, दीज आर नोन एज मॉलिक्यूलरिटी, यानी उन्हीं को क्या कहलाता है, कहा जाता है आणविकता। क्लियर। चलिए अब हम पढ़ेंगे हमारा एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक इसमें रह जाता है, जो मैंने आपको अभी भी बताया था, संघट्य यानी कि टक्कर के बारे में। ठीक है, अब ये टक्कर क्या चीज है भैया, क्या रोड पे होने वाली टक्कर है, नहीं, यहाँ पे टक्कर होगी किसके बीच, यहाँ पे टक्कर होगी अभिक्रियाओं में, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच, आयंस के बीच में। ये क्या टक्कर करके और बनाएंगे वो हम पढ़ेंगे, यानी कि हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, हम पढ़ेंगे अब बहुत ही इंटरेस्टिंग, वो है रासायनिक अभिक्रिया का संघट्य सिद्धांत, यानी कि अब हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया के संघट्य सिद्धांत के बारे में। ठीक है, अब संघट्य सिद्धांत क्या है शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं हमारा संघट्य सिद्धांत। तो संघट्य सिद्धांत है क्या, देखिए कोई भी अभिक्रिया होती है, ठीक है, अभिक्रिया में कौन भाग लेता है, अभिकारक, और क्या बनाते हैं, उत्पाद। ठीक है, यानी कि ये अभिक्रिया होती है A + B, ये अभिकारक है, और क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। ये क्या है, अभिकारक। ठीक है, और इनसे बच्चों क्या बन रहा है, हमारा उत्पाद बन रहा है। क्या बन रहा है, उत्पाद या प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, अब देखो, अब इनमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से एक प्रोडक्ट या उत्पाद जो है बन रहा है। तो बच्चों यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे होती है टक्कर। क्या होती है, टक्कर। ठीक है, अब टक्कर में क्या होता है, यहाँ पे जब टक्कर होती है किसके बीच में, अभिकारक के अणुओं के मध्य। तो यहाँ पे जो ये संघट्यवाद का सिद्धांत है विलियम लुईस ने बताया है ना,
तो विलियम लुईस ने संघट्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उन्होंने ये कहा कि ये जो अभिकारक हैं, ये अभिकारक एक ठोस गोले के रूप में है, इस तरह से एक ठोस गोले के रूप में अभिकारक हैं और इनके मध्य टक्कर होती है और हमारे पास एक उत्पाद बनके तैयार हो जाता है। ठीक है, यानी ये है अभिकारक। अभिकारक को किस रूप में माना? एक ठोस गोले के रूप में माना और इनके मध्य क्या हुआ? टक्कर हुई है ना। ये टक्कर क्या कहलाती है? ये कहलाता है संघट्य। ठीक है, तो ये संघट्य या मतलब टक्कर क्या हुआ? जो अभिकारक है, अभिकारक को कैसे माना? एक ठोस गोले के रूप में माना है। ये है क्या करते हैं? आपस में टकराते हैं, टक्कर होती है जिन्हें संघट्य कहते हैं और हमारे पास में क्या बन के आ जाता है? एक उत्पाद या एक प्रोडक्ट जो है वो बन करके तैयार हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अब विलियम लुईस ने क्या बोला कि इनको एक ठोस गोले के रूप में माना है, टक्कर हुई है जिसे संघट्य कहते हैं, उत्पाद। अब इसको कैसे हम प्रदर्शित करेंगे? इसे प्रदर्शित करेंगे संघट्य आवृत्ति से। ठीक है, किससे? संघट्य आवृत्ति। संघट्य आवृत्ति क्या होती है? संघट्य आवृत्ति का मतलब होता है प्रति इकाई या एकांक आयतन में प्रति सेकंड संघट्य अणुओं की संख्या संघट्य आवृत्ति कहलाती है। संघट्य आवृत्ति कहलाती है। यानी कि क्या मीनिंग हुआ इसका? इसका मीनिंग हुआ कि एकांक आयतन में कितने अणु जो टक्कर कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? संघट्य आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, तो संघट्य आवृत्ति का मतलब हुआ एकांक आयतन में या इकाई आयतन में कितने अणु आपस में टक्कर कर रहे हैं वो क्या कहलाती हैं? संघट्य आवृत्ति कहलाती हैं और इसे प्रदर्शित करते हैं ZAB से। ठीक है, तो अब इसके लिए जब इसमें हम वेग स्थिरांक से कैसे इसका संबंध कैसे स्थापित होगा वो देखिए। होगा K बराबर ZAB E माइनस EA अपॉन RT से। ठीक है, तो ये हो गया K बराबर ZAB E माइनस EA अपॉन RT। यहाँ पे हमारे पास पता है हमें कौन क्या क्या है। K बराबर यहाँ पर क्या है? K है हमारा वेग स्थिरांक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वेग स्थिरांक किस पर निर्भर कर रहा है? यहाँ पर ZAB यानी कि संघट्य आवृत्ति पर, यानी कि कितने अणु आपस में टक्कर कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है वेग स्थिरांक यानी कि K। तो K किसके समानुपाती है? ZAB या संघट्य आवृत्ति के। ठीक है, तो ZAB हमारी क्या है? संघट्य आवृत्ति। ठीक है, और E पता ही है चरघातांक है हमारा, है ना, और EA है सक्रियण ऊर्जा जो हम पढ़ चुके हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। R है हमारा गैस स्थिरांक और T है हमारा यहाँ पे ताप। ठीक है, चलिए, तो K हमारा है वेग स्थिरांक, Z है हमारा ZAB संघट्य आवृत्ति और E चरघातांक, E एक्टिवेशन एनर्जी, R गैस कांस्टेंट और T है हमारा यहाँ पर ताप या टेम्परेचर। ठीक है, अब देखिए, अब यह जो लागू हो रहा है यह किसके लिए हो रहा है? सिर्फ और प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए। किसके लिए? प्राथमिक। लेकिन यह जटिल अभिक्रिया के लिए मान्य नहीं है। जटिल अभिक्रिया
के लिए मान्य नहीं। क्यों नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जटिल अभिक्रियाओं में जो टक्कर होती है वो प्रभावी नहीं होती है। जटिल अभिक्रियाओं में टक्कर प्रभावी नहीं होती है। देखो, सरल अभिक्रिया टक्कर प्रभावी होगी। टक्कर जब प्रभावी होगी तभी तो प्रोडक्ट बनेगा ना। उत्पाद कब बनेगा, प्रोडक्ट कब बनेगा? जब टक्कर प्रभावी होगी, ठीक है। लेकिन टक्कर प्रभावी नहीं होगी तो उत्पाद का बनना मुश्किल है थोड़ा सा। तो जटिल अभिक्रियाओं में क्या होता है, जो टक्कर होगी वो प्रभावी नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये इसके लिए मान्य नहीं होता। अब इसके लिए अब क्या फॉर्मूला लिखा जाए यहाँ पर, जब टक्कर प्रभावी नहीं है, ठीक है। टक्कर प्रभावी नहीं है तो क्या लिखा जाएगा, के बराबर यहाँ पे एक चीज और लगा दी गई, वो क्या लगा दिया गया, रो ई माइनस EA अपॉन RT, ठीक है। जब टक्कर प्रभावी नहीं है तब हमारे पास फॉर्मूला हो गया ये के बराबर ZAB रो E माइनस EA अपॉन RT, ठीक है। तो इस तरह से ये है हमारा रासायनिक अभिक्रिया का संघट्य सिद्धांत, ठीक है। फिर से एक बार इसको समझ लीजिए, जान लीजिए क्या मतलब है रासायनिक अभिक्रिया के संघट्य सिद्धांत से। इसका मीनिंग ये है कि जब अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं तो उत्पाद बनते हैं, ठीक है। लेकिन अभिकारक में ऐसा है क्या, ऐसा होता क्या है? ऐसा होता ये है बच्चों कि ये जो अणु है या जो आयंस हैं ये आपस में टक्कर करते हैं, और जब टक्कर करते हैं तो उत्पाद बनता है। तो इस टक्कर को ही एक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया विलियम लुईस ने और राउट्स ने, जिसने यह बताया कि जो अभिकारक हैं वो एक ठोस गोले के रूप में और उनसे जब टक्कर आपस में होती है तब एक उत्पाद का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है या उत्पाद बनता है। इन्होंने कहा एक चीज बताई, संघट्य आवर्ती क्या होती है, प्रति इकाई आयतन में, नहीं एकांक आयतन में या प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड अणुओं की संख्या, यानी प्रति सेकंड संघट्य अणुओं की संख्या, यानी कि वो अणु जो आपस में टक्कर करेंगे वो कितने हैं, कि एक सेकंड में कितने अणु टक्कर कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या कहलाती है, संघट्य आवर्ती। इसे ZAB से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या बनाया गया, K बराबर ZAB माइनस EA अपॉन RT। ये सब क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। जटिल अभिक्रिया के लिए मान्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि जटिल अभिक्रिया के लिए वहां पर टक्कर जो है वो प्रभावी नहीं होती है, क्योंकि टक्कर प्रभावी होगी तो प्रोडक्ट बनेगा, है ना। तो टक्कर प्रभावी होने के लिए क्या सिचुएशंस बनानी पड़ती है इस तरह की, जैसे कि SN2 अभिक्रियाओं में क्या होता है कि पहले कार्बोकेटाइन बनेगा ना, उसके बाद में कोई न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करेगा, ठीक है। तो टक्कर क्या होनी चाहिए, प्रभावी सामने से आएगा तो वो नहीं जुड़ेगा। अटैक कब करेगा, वो बैक साइड से करेगा, पीछे से करेगा, तब वो जाकर के प्रोडक्ट बना पाएगा। तो इस तरह से जो अभिक्रिया है वो कैसी होनी चाहिए, प्रभावी होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए। यानी कि अभिक्रिया प्रभावी कब होगी, जब वो टक्कर प्रभावी होगी, है ना। तो टक्कर प्रभावी होगी तो हमारे पास में प्रोडक्ट बनेगा। तब उसके लिए यहाँ पर फॉर्मूले में क्या ऐड कर दिया गया, रो, और फिर ये फॉर्मूला बनाया गया, ठीक है। तो ये था हमारा रासायनिक अभिक्रिया का संघट्य सिद्धांत, ठीक है बच्चों। चलिए, तो बच्चों ये बातें थी हमारे आज के लेक्चर की, और इसी के लेक्चर के साथ आज हमारा चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया है, फिनिश हो गया। यानी कि देखो आज हमने रासायनिक बल गतिकी कंप्लीट कर लिया। मजा आ गया ना। यानी कि हमारा ये चैप्टर आज पूरा फिनिश हो चुका है। इसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली। क्या पढ़ा बच्चों, हमने इसमें पढ़ा अभिक्रिया का वेग क्या होता है, उसको प्रभावित करने वाले कारक हमने देखे, हमने देखा वेग नियम या दर नियम कैसे निकालते हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर हमने कोटि के बारे में समझा, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, ये सब हमने देखी। फिर हमने कोटि निकालना भी सीखा कि किस तरह से कोटि कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। और फिर हमने इसकी अलग अलग कैलकुलेशन की, और उसके बाद हमने देखा यहाँ पर
एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आरएनएस इक्वेशन और उसके साथ ही मॉलिक्यूलैरिटी यानी कि अभिक्रिया की आणविकता और संघट्य सिद्धांत को। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा इसकी आणविकता को पढ़ा। आणविकता मतलब कितने कितने अणु, मॉलिक्यूल्स या आयंस या एटम्स जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, वो क्या है? आणविकता। और कोटि हमेशा कैसे आएगी? कोटि आएगी एक्सपेरिमेंट से। कैसे आएगी? एक्सपेरिमेंट से, प्रयोग से। एक्सपेरिमेंट से, प्रयोग से हमने क्या देखा? कोटि निकालना। तो जहां पर अभिक्रियाएं प्राथमिक प्रकार की हैं यानी कि सिंगल स्टेप्स रिएक्शन है, उन सिंगल स्टेप्स रिएक्शंस के लिए हमने देखा कि जो अभिक्रिया की कोटि आ रही है वो तो वही आ रही है जो आणविकता है, लेकिन कोटि कैसे आएगी? एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, क्लियर। और फिर हमने देखा जटिल अभिक्रियाओं को तो आपको भूल ही जाना है, क्योंकि जटिल अभिक्रियाओं के लिए आणविकता यहाँ पे परिभाषित नहीं की गई है। परिभाषित किसके लिए हुई है? सिर्फ सिंगल स्टेप्स के लिए। तो एक से ज्यादा स्टेप्स में होगी वो होंगी हमारी जटिल अभिक्रिया, और वहां हम आणविकता की बात नहीं करते हैं। ठीक है, अब इस तरह से हमने अभिक्रिया कोटि आणविकता में संबंध निकाला। अब जब रिएक्शंस हो रही हैं तो उसका मेन रीजन क्या है? कि उनमें टक्कर हो रही है। टक्कर कैसी होनी चाहिए? प्रभावी टक्कर होनी चाहिए। और उसके लिए हमने जो है वो फॉर्मूला भी निकाला और आपको बताया। ठीक है बच्चों, तो ये बातें थी हमारे आज के लेक्चर की, हमारे पूरे चैप्टर की, और हमारा रासायनिक बल गतिकी आज कंप्लीट हो गया है। ठीक है बच्चों, अब मैं आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, मन लगा के समझिएगा इसको और मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है बच्चों, और फिर भी आपको इससे रिलेटेड हर जो भी क्वेश्चंस हैं और जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे कब क्लियर होंगे? जब आप क्या डाउनलोड करेंगे? मोशन लर्निंग ऐप। ठीक है, तो आपको वहाँ से इसकी डीपीपी, इसके क्वेश्चंस जो भी होंगे आपको मिल जाएगा, यहाँ वहाँ सब अवेलेबल है। तो आशा करती हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा मेरे साथ में और आपने बहुत एंजॉय भी किया होगा। ठीक है बच्चों, तो हैव अ नाइस डे एवरीवन, एंजॉय कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आशा करता हूँ हमारे टॉप एजुकेटर का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।